जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसके जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं आपके, जितने भी कलाकार हैं, उन सब के बारे में भी हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में हम जो भी पढ़ते रहेंगे साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी एक उम्मीद के साथ में मैं हमेशा रहता हूँ कि एक अच्छे छात्र जितने भी हैं या जितने भी होना चाहते हैं, वो एक अच्छा रिवीजन भी करते होंगे, और एक अच्छा रिवीजन ही अच्छे स्टूडेंट का निर्माण करता है। तो आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में साथ ही हम जो नाम है कलाकार हैं उनको तो जानेंगे ही। उसके अलावा फिर हम संगीत पर चलेंगे कि संगीत से कितने टिपिकल क्वेश्चन तक भी बनते हैं। और आज हम संगीत को बहुत अच्छे से धीरे धीरे जानते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। ओके, विवेक कुमार जी, चंचल रानी, अंजलि, किशोरी, देवेश, कमलजीत, प्रियंका कुमारी, अनिकेत, अनिरुद्ध, आपका नीरज कुमार सिंह, प्रिया कुमारी, अंकुर, पंकज कुमार, अंकिता शर्मा, सारे प्यारे साथियों को बहुत स्वागत। शुरू करते हैं दोस्त। हम लोग पहुंच चुके थे आपका, अरे कहाँ गया भाई, भाग गया कहीं, घटम। ठीक है, महत्वपूर्ण मैं आपको बताता रहूंगा साथी। घटम से साथी टी एच विनायक राम। घटम आप देख भी सकते हैं, घड़े के जैसा है। टी एच विनायक राम बहुत प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे विक्कू विनायक राम है, पूछे जाते हैं। ई एम सुब्रमण्यम, तीन नाम आप लोगों को याद रखने हैं, बाकी बस मेमोरी बेस पर आप पढ़ेंगे। ई एम सुब्रमण्यम, विक्कू विनायक राम, टी एच विनायक राम, त्रिखी शंकरन, टी एन राधाकृष्णन और गिरधर उडुपा। गिरधर उडुपा ये सब किससे जुड़े हुए हैं, हमारे घटम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो घटम को हम कैसे याद करते हैं। घटम हम लोग इमेज बनाते हैं घड़े की। अच्छा, घड़ा जो घटम है ये किस काम पे आता है, तो घटा का ये काम आता है पानी भरने के, पानी भरने के। अच्छा, पानी को हाथी कैसे भरेगा, हाथी यानी कि अपने सूंड में। विनायक गणेश जी को हम कहते हैं, वो भी कहाँ भर लेंगे इस पानी को, अपनी सूंड में। तो विनायक जो रूट वर्ड है हमेशा याद रख लेना घटम के लिए। आंखें बंद करें एक बार। विनायक जो रूट वर्ड है, विनायक मतलब गणेश जी का पर्यायवाची है, सिद्धि विनायक बोलते हैं, विनायक बोलते हैं। तो विनायक मतलब सूंड, और सूंड किस लिए आ रही है, पानी के लिए, स्टोरेज करने को। और पानी के लिए क्या है, घड़ा है। घटम से विनायक नाम हमेशा रिलेट करके रखना है आप। ई एम सुब्रमण्यम, और पानी कब आएगा घड़े में, सुबह सुबह आएगा। कैसे आएगा, सुबह सुबह आएगा। ठीक है, आगे आएगा। त्रिखी संकरन है, टी एन राधाकृष्णन है, और गिरधर उडुपा है। सारंगी, सारंगी एक वाद्य यंत्र है, सामने आप फोटो देख सकते हैं। सकूर खान बहुत इंपॉर्टेंट नाम है साथी। पंडित राम नारायण और उनकी बेटी अरुणा नारायण एकमात्र सारंगी वादक हैं, उनका फोटो भी लगा हुआ है। इलियास खान बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, राम नारायण भी, इलियास खान भी। सुल्तान खान भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और उस्ताद बुंदू खां भी इंपॉर्टेंट नाम है, और साबरी खान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब लोग किससे जुड़े हुए हैं साथी, सारंगी से। सारंगी देखो याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सारंगी, सारंगी इसको याद करते हैं सारी वर्ड से। सारी, सारी शक्कर, शक्कर जानते हैं कि नहीं जानते, सारी शक्कर, शक्कर जानते हो, शुगर। एक तो चीनी होती है, एक लाल वाली होती है, शक्कर कहते हैं जिसको हम। चीनी और शक्कर जानते हो ना, यस और नो। तो आप कहेंगे भैया कि ये जो शक्कर है, शक्कर, शक्कर, सारी शक्कर, सारी शक्कर, सारी शक्कर इलाज में काम आती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चीनी, दूध में क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं। आप लोग अगर जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको अपनी रसोई से चीनी और नमक छोड़ने होंगे, यानी चीनी खानी बंद कर दीजिए। चाहे चाय पीते हो, दूध में पीते हो, सबसे अच्छी चीज क्या है, शक्कर। तो सारी की सारी बीमारियों का इलाज जो है वो किस में है, वो शक्कर में है। सारी की सारी, सारी की सारी बीमारियों का इलाज किस में है, शक्कर में है। और इसीलिए जो सुल्तान थे, सुल्तान थे,
वो दूध की एक भी बूंद पीते थे तो शक्कर से पीते थे, तुम्हारी तरह चीनी डाल के दूध नहीं पीते थे। तुम्हारी तरह चीनी डाल के दूध नहीं पीते थे भैया। तो सारे इलाज किसमें, आंखें बंद करें, शक्कर। सारे से सारंगी, सारे इलाज, इलाज से इलियाज खान। सारे इलाज किससे हैं, शक्कर से, शकूर खान। सुल्तान खान, सुल्तान जितने भी थे वो एक बूंद, बूंद मतलब बुंदू खान, बूंद भी शक्कर, इससे शक्कर से दूध पीते थे। और उन लोगों को बड़ा सब्र था, सब्र वाले लोग थे। शक्कर जो खाएंगे वो कैसे होंगे, ऐसे नहीं फुर्ती के कि चीनी इजीली अवेलेबल है, फटाफट चीनी, सब्र के साथ में शक्कर खानी है। अब ऐसे नहीं कि शक्कर पता चले कि सारी बीमारी का इलाज है तो सिर्फ शक्कर शक्कर खा रहे हैं। शक्कर खाने के लिए क्या रखना है, सब्र भी रखना है। ठीक है। सुहाली यूसुफ खान है, सुल्तान खान है, रमेश मिश्रा, यहां मिश्रा से याद रख लीजिए, मिश्री, मिश्री चीनी को ही कहते हैं हम। मैं तो कुछ ज्यादा ही चीनी खाता हूं और बीमार भी खूब होता हूं। राव आयुष आज के बाद खाना छोड़ दें। चीनी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है साथ। पंडित राम नारायण एक बड़ा नाम है। ठीक है। राम जी भी शक्कर खाते थे, इस तरह से याद रख सकते हैं। इमेजिन करिए, एक बार बोलने का प्रयास करेंगे क्या क्या नाम मैंने बताया। जैसे सारंगी, सारंगी का क्या नाम आया, सारी बीमारियों का इलाज। 5 नाम आपको लिखने हैं कम से कम, 5 नाम। तो आप क्या बोलेंगे, सारी बीमारियों का जो इलाज है, इलियास खान हो गए। क्या है, शक्कर है। शकूर खान हो गए। राम नारायण, राम जी, भगवान राम जी और नारायण भगवान भी क्या खाते थे, शक्कर खाते थे। और जितने भी सुल्तान थे, और कौन खाता है शक्कर, भाई ये बोर्ड ठीक से काम नहीं कर, चलो ऐसे ही बोल दो, जितने भी आपके सुल्तान थे वो एक बूंद भी, सुल्तान खान, बुंदू खान, और बड़ा सब्र था उन लोगों को। शक्कर खाते टाइम क्या करना है, सब्र करना है। सब्र, सब्र से याद आएगा आपको साबरी खान। रमेश मिश्रा हैं आपके। तो ये सब किससे जुड़े हुए हैं, सारंगी से जुड़े हुए। एक बच्चा कह रहा है सर जी चीनी और नमक में क्या फ़र्क है। भाई इसके लिए तो मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी आपको, फिर मुझे समझाना पड़ेगा C6H12, या C6H12 से भी काम नहीं चलेगा, ग्लूकोज पढ़ाने से भी। फिर मुझे पढ़ाना पड़ेगा सुक्रोज आपको, C12H22O11 और NaCl में क्या अंतर है, उसके लिए क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। शक्कर गुड़ की बनती है भाई, कुछ कह रहे हैं चीनी और शक्कर में क्या अंतर है। बोलेंगे अभी फटाफट से। एक हमारी बहन कह रही है कि मैं तो रोटी भी चीनी से खाती हूं, मेरा क्या होगा, बहुत बुरा होगा। आगे आएंगे। सिमझनी एक ही नाम है, जुबीन मेहता। देखिए इनके हाथ में ऐसे, जितने भी ये लोग बैठे हुए हैं इनको ये इशारा करते हैं, इशारा करते हैं। जब मैं आपको ग्रैमी अवार्ड पढ़ाऊंगा तब ये नाम आएगा, तब मैं आपसे पूछूंगा भी जुबीन मेहता का संबंध किससे है, सिमझनी से। नाद स्वरम, नाद स्वरम, ऊंचे स्वर में कोई नाद किया गया। ऊंचे स्वर में मतलब नाद बोलते हैं बड़ी आवाज को, बिग साउंड, बड़ी आवाज। नाद क्या होता है, बड़ी आवाज, हिंदी का एक शब्द है। तो ये प्रयोग होता है बड़ी नाद। देखो इधर से इसमें ध्वनि दी जाती है, इधर से, और इतनी लंबी, बहुत प्रयास करने के बाद में वो ध्वनि वहां तक पहुंचती। ठीक है। यहां पर देखेंगे, शेख चिन्ना मौला, राजरत्नम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, लीडियन पिल्लई, रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख चिन्ना मौला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और नामगिरी पेट्टई कृष्णन का संबंध किससे है, नादस्वरम से। नादस्वरम में क्या मैंने आपको बताया, नादस्वर मतलब ऊंचा स्वर, ऊंचा स्वर। अब ऊंचा स्वर है तो याद रखेंगे कैसे, लीडियन को याद कर सकते हैं लाउड वर्ड से। लाउड का मतलब भी क्या होता है, मैं बोलूँ लाउड साउंड। लाउड का मतलब क्या होगा, आप बोलेंगे भैया ऊंची ध्वनि होती है। लाउड, लाउड का मतलब नाद, नाद किसको बोलते हैं, ऊंचा, ऊंचा। तिरुविजय जयशंकर, नामगिरी पेट्टई, किसी का नाम आप लेते हैं,
नाम लेते हो किसी का, तो नाम कैसे लेंगे बताओ? किसी को आवाज लगानी है आपको, तो आप बोलेंगे भैया नाम जो है वो बहुत तेज लिया जाता है, राकेश, हरीश। तो क्या बोलेंगे? नाम जो है वो बहुत तेज लिया जाता है। शेख चिन्ना मौला, राजरत्नम पिल्लई। अब किसी का नाम तुमने तेज ले लिया किसी के कान पे, मतलब नाद तेज हुआ। क्या तेज हुआ? नाद तेज हुआ जब तुमने नाम तेज लिया। नाम लिया तेज आपने, नाम ले लिया आपने कैसा? लाउड। लाउड किसी का नाम लिया आपने बहुत तेज, किसी के कान पे ले लिया वो आवाज, तो वो आदमी पेल देगा, तुमको नहीं पेलेगा भैया, पिटाई कर देगा बिल्कुल। तो पिल्लई वाली बात कब आएगी? बोलेंगे भाई वो तो गया प्रसाद जी, चेंज होती रहती है। आगे आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? जगह मुझे भी नहीं पता रोहित कुमार भाई, कोई दिक्कत? सर कल सीएसके हार गई, उतनी बातें नहीं करनी है, किस पे फोकस करना है? शेख चिन्ना मौला, ऐसे याद रख लेना। कुछ लोग अपने मौला को बड़े नाद से बुलाते, नाद मतलब बड़ी आवाज से, मौला को बुलाने के लिए बहुत तेज तेज बोलते हैं। ठीक है, मौला, पिल्लई, लीडियन, तिरुविजा, जयशंकर, नामगिरी, पेट्टई। बोलेंगे जी एक बार, बोलो सारे लोग। क्या नाम था? नाद याद रखेंगे, बस नाद रूट वर्ड याद रखना है। नाद का मतलब क्या है? ऊंची आवाज। ऊंची आवाज, और ऊंची आवाज में मैंने आपको दो नाम बताए। किसी का नाम किसी ने लिया, नामगिरी, सिर्फ इतना याद रखें। नाम कैसे ले लिया? लाउड ले लिया, लीडियन। ठीक है, तीसरा बड़ा नाम है इसमें क्या? अपने मौला को बुला लिया तेज आवाज बुला के, शेख चिन्ना मौला, शेख चिन्ना मौला, और नीरू स्वामी पिल्लई, और राजरत्नम पिल्लई। जैसे ही उसने तेज से बुलाया तो उसने क्या कर दिया? उसको, उसकी पिटाई कर दी, पिल दिया उसको। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट है तानपुरा। दो ही नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं सितार के जैसा है लगभग। भीमसेन जोशी और एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इनके भारत रत्न इतने इंपॉर्टेंट है साथी, इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे। पिछले 5 वर्षों के एसएससी के मैं बात करूं, कभी कोई एग्जाम नहीं चूकता। जैसे जब मैं भारत रत्न आपको पढ़ाऊंगा तब भी मैं बताऊंगा कि भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, और भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस जब आपका 2020 हुआ, तो वहां ऑप्शन में था लता मंगेशकर, तो सब लोगों को लगा लता मंगेशकर ही हूं। लता मंगेशकर जी को कब मिला? मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया। इसके साथ मिला था पंडित क्या बताया मैंने आपको? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान के साथ में आपका साथी लता मंगेशकर। इन दोनों को मिला है आपका 2001 में। एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई रही, किससे? साउथ का म्यूजिक, कर्नाटक संगीत की एक संगीतकार है, बहुत चर्चित है। इनको रमन मैग्से से भी मिला है, मैं रमन मैग्से से पढ़ाते टाइम आपको बताऊंगा 1974 का। इनको साथ ही मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, यूएन में इन्होंने 1966 में प्रदर्शन किया, तब हम भारत रत्न में पढ़ेंगे, बहुत प्रसिद्ध रही। ठीक है, आगे। तो भीमसेन जोशी और एम एस सुब्बू लक्ष्मी तानपुरा से हैं। एक एक दो दो नाम याद रखेंगे। यू श्रीनिवासन अकेला नाम है जो मैंडोलिन से पूछा जाता है। किरण देसाई। सुर बहार से साथी ये नए कुछ ऐड किए गए हैं। ये अन्नपूर्णा देवी, क्या आप मुझे बता सकते हैं किसकी वाइफ थी? मैंने आपको बताया इसी कक्षा में। क्या बोलेंगे? पंडित रविशंकर। मेरा क्वेश्चन आपसे, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भाई वाह, गजब। बहुत सारे साथियों ने लिखा लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला था। कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक बच्चा लगातार लिख रहा है शुभम रॉय ऐप क्रैश हो रहा है सर। प्लेन थोड़ी है भाई, हवाई जहाज थोड़ी है जो क्रैश होगा। ये सारे बच्चे क्लास कर रहे हैं, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, आप क्रैश का मैसेज कर रहे हैं बस। पीछे जाके वापस चलाइए दोस्त, अगर मेरी आवाज सुन। क्या बोलोगे? इमरत खान, इमदाद खान, अन्नपूर्णा देवी। इमरत खान बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशलदास, मुश्ताक अली खान, हिरण्य राय,
इरशाद खान। उतने महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये दो नाम जरूर याद रखने, इमरत खान और अन्नपूर्णा देवी। हारमोनियम, इसको याद करते हैं हम हार से, हारमोन, हारमोन, क्या बोलेंगे, हारमोन। किसी ने हार मान ली, ऐसे याद रख लो। या हार के कोई व्यक्ति मौन हो गया, मौन मतलब चुप हो गया, तबला से है, एकदम ठीक उत्तर था पंडित रविशंकर, तबला से। तो हार मान के कोई मौन हो गया या हार के कोई मौन हो गया। तो जल गांव कर, जला दिया गांव, एक तो जल गांव कर को याद रखें, अप्पा जल गांव कर। क्या कर दिया, जब हार गया तो गुस्से में क्या कर दिया, जला दिया गांव, जला दिया गांव। क्योंकि हार गया, गया तो था फतेह करने, फतेह अली, गया कहां था, फतेह करने, और फतेह करने के लिए उसने बीज भी बोए थे उस तरह के। कैसे याद रखें, वो फतेह करने गया लेकिन हार गया, हार गया तो जला दिया फिर गांव उसने, जला दिया क्योंकि किसी ने बीज बो दिए थे उसकी हार के, किसी ने बीज बो दिए थे उसकी हार के, और वो क्या हो गया, बोर कर दिया, बोर कर। हार गया तो वो बोर कर दिया कि नहीं हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति अपनी हार से बोर हो जाएगा, जी हाँ, हारने में कैसी खुशी, बोर होने की ही बात है। तो बोर कर दिया तो उसने इस बात से भी गांव जला दिया, ऐसे भी याद कर सकते। तो हार होके, यानी कि जब हार गया तो मौन होके क्या कर दिया उसने, मौन होके वो जैसे ही बोर कर दिया और उसके बीज बोए थे उसने जो फतेह के अपनी के, वो बेचारा हार गया, इसलिए उसने गांव जला दिया। थाविल से एक ही नाम है, देखिए ढोलक के जैसा, आर गोविंद राजन, एक नाम तो याद करना ही होगा, गोविंद राजन, थाविल, बोलेंगे भी फटाफट से, बहुत गजब। इतने सारे बच्चों ने तबला लिखा, इतने सारे बच्चों ने तबला लिखा। तबला की मैंने कितने अच्छे से याद कराया आपको कि बल उसमें रूट वर्ड है। रविशंकर हमने याद किए थे साथी, पंडित रविशंकर तबला में हमने कब पढ़ लिए थे। पंडित रविशंकर सितार वादक है और इतने सारे साथियों ने तबला तबला लिख दिया था पहले। ठीक है, एक कह रहे हैं पंडित रविशंकर सितार से भी हैं, सितार से भी नहीं, सिर्फ सितार से हैं, तबला तो गलत उत्तर था, है ना। हारमोनियम याद रखेंगे, आंखें बंद करें एक बार, बोले हार मान, हार से क्या हो गया, मौन हो गया, हार मौन। हारा क्यों, उसने दरअसल में बीज तो अपनी फतेह के बोए थे, बीज से बीजापुर, फतेह से फतेह अली, और फिर क्या कर दिया उसने, गांव जला दिया पूरा, क्योंकि वो बोर कर दिया, ऐसा समझ लो गांव ने वो उसको बोर कर दिया, तो उसने गांव ही जला दिया। गांव ने उसको इतना बोर कर दिया, बोलते उससे बार बार यार तू हार गया, हार गया, हार गया, उसने बोला गांव को ही जला देता हूं, गांव को ही जलाता हूं। दुनिया कह रही थी चुन उसे या मुझे चुन, दुनिया कह रही थी चुन उसे या मुझे चुन, मैंने वो पेड़ छोड़कर सारा जंगल जला दिया, ऐसे ही इसने गांव जला दिया। ठीक है, सैक्सोफोन, बाजे के जैसा बारातों में तुमने देखा होगा, कादरी गोपालनाथन अकेला नाम है। ठीक है, कादरी गोपालनाथन। गिटार का दरी और सैक्सोफोन रिलेट कर लेना आप अपने, गिटार का बेजू धर्मराज और ब्रजभूषण काबरा, ये नए नाम है, नए वाद्य यंत्र याद ऐड हुए हैं, ऐसे समझिए कुछ कुछ प्रश्न आने लगे हैं या भविष्य में जरूर आएंगे, इसीलिए मैंने ये कई सारे वाद्य यंत्र और वो जो फेमस नाम है वो इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट, नितिन खारी पढ़ लो भाई मेरे, प्लीज रिक्वेस्ट है, नहीं तुमको फिर गायब होना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है, किसी का भी नाम नहीं लिखना है। आगे आएंगे, कंजीरा दक्षिणामूर्ति पिल्लई, वी सेल्वा गणेश और स्वामीनाथन सेल्वा गणेश, क्या याद रखेंगे, सेल्वा गणेश, सेल्वा गणेश रूट वर्ड है, यही पूछे जाते हैं दक्षिण में। कंजीरा इंपॉर्टेंट है, सेल्वा गणेश। दक्षिण में पता है क्या होता है, साउथ में क्या होता है, दक्षिण में आपने देखा गणेश जी का विसर्जन करते हैं, बड़ी पूजा होती है,
साउथ में अगर जीरे जैसी भी बात है ना, उसको भी सॉल्व करने के लिए कौन चाहिए? सॉल्व मतलब सेल्व, सॉल्व करने के लिए गणेश जी चाहिए सब, सॉल्व करने के लिए गणेश चाहिए। क्योंकि हमने पिल्लई याद किया, पिल्लई से क्या बोलेंगे? नादस्वरम में आते हैं जी पिल्लई रूट वर्ड। तो अभी हमने पढ़ा राजरत्नम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, तो भैया फिर से आएगा दक्षिण मूर्ति पिल्लई। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा मेरा ध्यान चला जाएगा किस पे? नादस्वरम पे, इसलिए मैंने बोला दक्षिण, दक्षिण नाम आ गया। तो साउथ में क्या होता है, जीरे जैसी भी परेशानी है ना, छोटी सी भी, तब भी सोचते हैं दक्षिण में, साउथ में, कि उसको सॉल्व करेंगे गणेश जी, सॉल्व करते हैं गणेश जी। ठीक है, और थैंक यू बादल यादव भाई। ये भी ठीक है रोशन भाई, आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? याद करेंगे जी। अब आते हैं भारतीय संगीत पर, इंडियन म्यूजिक पर। ये नाम है, इनको बार बार रिवाइज करना है। भारतीय संगीत का इतिहास। अब इन चीजों को लाइन बद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध या बोले शब्दों को, इनको याद नहीं करना। मैं बताऊंगा आपको चीजें कौन सी याद रखनी। भारतीय संगीत का इतिहास। हमें पहली बार संगीत का साहित्यिक प्रमाण जो है वो 2000 वर्ष पहले वैदिक काल में मिलता है। राग खरहर प्रिया के सभी सातों स्वर सामबंद में अवरोही क्रम में पाए जा सकते। सामबंद नहीं, सामवेद होगा, सामवेद। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप एक बात जानेंगे, ये तो शायद सब लोग जानते भी होंगे, भारत में 4 वेद हैं। ठीक है, जैसे पंचम वेद तो नाट्य शास्त्र बताया, लेकिन 5 वेद नहीं है, वेद 4 ही हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद आप जानते हैं कि कृषि के कीटनाशकों के बारे में, ठीक है, औषधियों के बारे में है। ऋग्वेद आपका प्राचीन पुरातन परंपराओं के बारे में है। यजुर्वेद युद्ध संबंधी चीजों के लिए है। और सामवेद किस लिए? सामवेद है संगीत के लिए। और कौन सा वेद है, बहुत प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो संगीत के लिए जाना जाता है, सामवेद। तो राग खरहर प्रिया के सभी सातों स्वर, यानी कि राग के उत्पन्न करने के लिए कितने स्वर चाहिए? 7 स्वर। सा रे गा मा पा, क्या बोलोगे? सा रे गा मा पा धा नी। शा नहीं था पहले, पहले 7 ही थे, सा बाद में जुड़ा। अवरोही क्रम में पाए जाते हैं। संगीत विज्ञान को गंधर्व वेद कहा जाता है, जो सामवेद का एक उपवेद है। जब आप वेद पढ़ते तो आप जानते हैं कि उपवेद क्या होता है। जब वेदों की भाषा बहुत जटिल हो गई और लोग वेदों को नहीं समझ पाए, तो फिर रचनाएं हुई बहुत सारी। जैसे उपवेद भी लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए, आरण्यक भी लिखे गए, अंत में वेदांत उपनिषद भी लिखे गए। ये सब लिखा गया। तो क्या पूछेगा आपसे, संगीत के बारे में किस उपवेद में पता चलता है? तो गंधर्व वेद। और संगीत के बारे में किस वेद में पता चलता है? तो सामवेद। 2 चीजें याद रखनी, याद रखेंगे हमेशा। भारत द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र पहली रचना थी जिसमें संगीत विधा के विषय को विस्तृत रूप में स्पष्ट किया गया। वह कौन सी पुस्तक है? फिर वेद नहीं नाम देगा, फिर नाम देगा पुस्तक। कौन सी बुक है जिसमें संगीत के बारे में वर्णन किया गया? तो आपका आंसर आएगा नाट्यशास्त्र। यानी 3 चीजें हमको याद रखनी नहीं है। किस वेद में? सामवेद में। किस उपवेद में? गंधर्व वेद में। और किस पुस्तक में? तो आप कहेंगे नाट्यशास्त्र में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे अब आते हैं कभी भी राग। मियां मल्हार का राग, राग सुना है कभी इस तरह से? एक लंबा राग छिड़ा, तो लंबा राग छिड़ा। तो हिंदुस्तानी राग जो हैं आपके साथी यहां पर लिखे हुए हैं, देखिए, सॉरी, हिंदुस्तानी राग यहां पर लिखे हुए हैं 6। समय लिखा हुआ है वो कब गाया जाता है, ऋतु लिखी हुई है, मनोभाव लिखा हुआ है, किस लिए गाया जाता है। हिंदुस्तानी राग भैरव, आपको ऋतु छोड़ देनी है, मनोभाव छोड़ देना है। आपको फोकस करना है पहली 2 चीजों, राग और उसका टाइम। राग, तो भैरव जो राग है वो किस समय पर गाया जाता है? 4 विकल्प मिलेंगे। भोर यानी जो सूर्य निकलने से पहले की स्थिति है। प्रातःकाल, जब सूर्य निकल गया है, हिंडोल।
ठीक है। रात में दीपक, देर रात में मेघ, सायकाल को श्री, और मध्य रात्रि में मालकोंस। मालकोंस आसानी से याद भी कर सकते हैं। भैरव तो भोर में, ये तो बह और रे आ गए, भैरव भोर में। घर के कैसे कहते हैं, भाई कब तक सोया रहेगा तू, उठ जा डोल जा थोड़ा सा हुंडोल। हिंडोल होता है जब सूर्य निकल आता है, कि सूरज भी निकल आया, प्रातः काल भी हो गया, अब तो उठ जा। भैया अब राग नहीं चलते, अब तो रैप चल रहे हैं जी भाई साहब। दीपक, दीपक कब जलाया जाएगा, रात में। बरसात मेघ बादल कब आएंगे, अब ऐसा नहीं है इसको क्लाउड लिख दो कभी, ये इंग्लिश में भी मेघ ही आएगा, वो इंग्लिश में भी राग दीपक ही आएगा, कभी उसको कैंडल कर दो। हिंडोल तो मेघ देर रात में, श्री सायकाल, श्री ड्यूटी करके कब आता है अपने घर, साय को आता है, शाम को आता है, श्री किसी का नाम है। सायकाल समझ गए, इवनिंग टाइम है ये, इवनिंग। और ये मिड नाइट है, मिड नाइट, मिड नाइट, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मालकोस जो होता है वो मध्य रात्रि में होगा। ऐसे समझो, माल की जो सप्लाई होती है वो मिड नाइट में होती है। माल की सप्लाई, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, माल जाता है एक देश से दूसरे देश को जाता है, तो उसमें स्मगलिंग भी होती है बहुत सारी। तो बहुत सारा माल कब भेजते हैं, मध्य रात्रि को, मालकोंस। ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या क्या बोला मैंने, भैरव भोर हो गया, थोड़ा सा हिलडुल भैया प्रातःकाल हो गई, हिलडुल से याद रखेंगे सुबह के टाइम पे। दीपक रात के टाइम पे, मेघ देर रात में, देर रात तक भी वो घर नहीं आए, वर्षा भी होने लगी। श्री सायकाल इवनिंग टाइम में, मालकोंस मध्य रात्रि, मध्य रात्रि। भैरव जो होंगे वो कोई भी मौसम में, हिंडोल बसंत के टाइम पे होता है। ठीक है, कैसे बोलते हैं, ज्यादा कर सकते हैं मौसम को। अब थोड़ा सा हिलडुल, बस अंत हो गया अब तेरी नींद का, बसंत, बसंत बस अंत हो गया अब तेरे आराम का, बस अंत हो गया अब तेरे आराम का, प्रातःकाल हो गया, अब थोड़ा सा हिलडुल। दीपक रात में जलता ग्रीष्म काल में, गर्मियों के दिन में। ठीक है, गर्मियों के दिन में। मेघ, मेघ से क्या आती है, वर्षा, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है वर्षा। मेघ बादल कब आएंगे, जब वर्षा होगी। श्री, श्री और मालकोंस ये हैं आपके शीतकाल के, बड़ी आसानी से आप शीतकाल से रिलेट कर सकते हैं, श्री और माल। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। जो साथी नोट कर रहे हैं वो नोट कर सकते हैं, बोलेंगे जी। आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए, पहला कौन सा बताया मैंने साथी आपको, तो आप कहेंगे भैया पहला राग आपने हमको बताया, पहला राग बताया भैरव। आंखें बंद रखेंगे, किस टाइम पे गाया जाएगा, भोर, सूर्य निकलने से पहले। ठीक है, क्या बोलेंगे, सूर्य निकलने के पहले, बिफोर द सनराइज। अच्छा, जब सनराइज हो जाएगा, प्रातः काल आ जाएगा, तब कौन सा है, आप बोलोगे भैया हिलडुल, हिंडोल हो गया। प्रातःकाल के बाद में साथी बात आती है हमारी किसकी, फिर हमने बात की आपका सायकाल, शाम के टाइम जो है, शाम के टाइम होगा आपका श्री। जैसे ही रात होगी दीपक जलेगा, और जैसे ही देर रात हो जाएगी तो वर्षा होने लगेगी, और जैसे ही मिडनाइट आएगी तो क्या बोलेंगे, मिडनाइट में फिर माल की सप्लाई, मालकोंस होगा, मालकोंस। सर मैथ की क्लास भाई 3 तारीख को राहुल सर के पिताजी की 13वीं होगी, ठीक है, उसके बाद ही वो जुड़ पाएंगे। बहुत बढ़िया भोला दुग्गल जी, वेरी गुड। ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल करते हो, बोलोगे फटाफट से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आगे आएंगे, शांति, भैरव गीत जो होता है वो शांति का होता है। हिंडोल होता है युवा जोड़े की मिठास का आह्वान करता है, और दीपक करुणा का भाव है। मेघ साहस, ये कभी नहीं पूछे जाएंगे, मनोभाव क्या है, ये हिंदी भाषा आप अगर पढ़ रहे होते तब यहाँ इनकी बड़ी जरूरत होती, रस नहीं याद करने लग जाना कभी, पता चले वो भाव है। ताल,
धुनों का लयबद्ध समूह ही ताल कहलाता है। कोई भी जो म्यूजिक है उसकी जो लिरिक्स है उनको क्रम बनाना ही ताल कहलाता है। यह है लयबद्ध चक्र 3 से लेकर 108 धुनों का होता है। तो आपसे पूछे ताल में मिनिमम कम से कम कितनी धुन होती हैं, कितनी बीट्स होती हैं, मिनिमम बीट्स कितनी होंगी किसी ताल में, तो आप कहेंगे 3। मैं बोलूं किसी ताल में जो मैक्सिमम बीट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, अधिकतम धुन कितनी होंगी, तो आप कहेंगे 108 होती है किसी भी ताल में। ओके, अब आता है हमारा असली टॉपिक शुरू। अभी तो हमने बस संगीत के बारे में जाना, कहाँ कहाँ संगीत एक बार मेमोराइज करते हैं। आपको बता दूं संगीत के बारे में मैंने बताया कि सबसे पहले उसका वर्णन सामवेद में, उपवेद गंधर्व वेद और भरतनाट्यम की पुस्तक नाट्यशास्त्र, 3 चीजें तो ये हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा हिंदुस्तानी राग कितने प्रकार के हैं, जरा नंबर बताइए। हिंदुस्तानी राग 6 प्रकार के हैं। वो किस टाइम पे गाए जाते हैं, किस मौसम में गाए जाते हैं। मनोभाव या रस आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, रस आपको नहीं पढ़ने हैं। धुनों का लयबद्ध समूह ही ताल कहलाता है। यह लयबद्ध चक्र 3 से लेकर 108 धुनों का होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आगे आते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संगीत का वर्गीकरण। भारतीय संगीत को साथी कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, यहां पर देखिए 4 प्रकार से इसको हम बांटते हैं। पहला होता है क्लासिकल म्यूजिक, दूसरा होता है फोक म्यूजिक, एक होता है साथी आपका शास्त्रीय और संगीत का समागम, एक होता है आधुनिक संगीत। यानी एक तो इसको हम क्लासिकल म्यूजिक बोलेंगे, क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं, एक इसको साथी हम फोक म्यूजिक बोलते हैं, फोक म्यूजिक इसको हम कहते हैं। ये क्या है आपका समागम, समागम मतलब कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ अबोव, ऊपर के दोनों का, या बोले क्लासिकल एंड फोक। और चौथा आता है मॉडर्न म्यूजिक। लेकिन साथ ही आपको यहां पर ध्यान देना है, यहां पर आपको एक छोटी सी चीज का ध्यान देना है। देखेंगे कि ये सब आपके एग्जाम के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। एक तो भारतीय शास्त्र, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा भारतीय संगीत को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, क्या नंबर बताएंगे। हिंदुस्तानी राग के 6 प्रकार आपने बताए, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हिंदुस्तानी राग एंड वी कैन कैटेगराइज द इंडियन म्यूजिक इन हाउ मेनी टाइप्स। आपका आंसर क्या होगा कि हम उसको 4 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। 1 क्लासिकल म्यूजिक, सेकंड वन इज फोक म्यूजिक एंड थर्ड वन इज a combination of classical and folk music and fourth one is modern music. ओके, तो शास्त्रीय संगीत को हम कितनी तरह से बांट सकते हैं, ये एसएससी ने बहुत बार पूछा। तो क्लासिकल म्यूजिक कितनी तरह का होगा, एक तो होगा हिंदुस्तानी शैली जो होती है आपकी नॉर्थ इंडिया की। उत्तर भारत की कौन सी शैली है, तो आप बोलेंगे भैया वो हिंदुस्तानी शैली है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कभी भी साउथ या दक्षिण भारत में किस किस म्यूजिक का प्रयोग होता है, तो आप बोलेंगे कर्नाटक शैली। कोई दिक्कत, आगे अभय अग्निहोत्री जी पढ़ने पर ध्यान देंगे, चॉइसेस नहीं लगाएंगे, बहुत सारी चॉइसेस लगाओगे तो कुछ कुछ होना चाहिए, इसी को पढ़ लीजिए ध्यान से। दूसरा आता है सुगम संगीत, रविंद्र संगीत। आपसे कभी भी पूछे रविंद्र संगीत भारतीय संगीत में किसका हिस्सा है, तो आप बोलेंगे भैया ये हमारा क्या है, दोनों का समागम। आप कहेंगे लोक संगीत में भैया क्या प्रकार नहीं है, हजारों लोक संगीत, कोई प्रकार नहीं है। लोक संगीत होता है आपके यहाँ बच्चे के जन्म पर किस प्रकार के गाने गाए जाते होंगे, 100 किलोमीटर दूर बच्चे के जन्म पर किस प्रकार के गाने, कहीं कहीं तो ऐसा है कि किसी के मृत्यु पर, विलाप पर भी गाना गाए जाते हैं। बच्चे के जन्म पर, शादी, सगाई, विवाह के अवसर पर अन्य अन्य प्रकार के लोक संगीत का आयोजन होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप इसको, मक्खी भी क्लास लेने आ चुकी।
हवेली संगीत, गण संगीत, ये सब भारतीय संगीत में दोनों का कॉम्बिनेशन है। आधुनिक में रॉक म्यूजिक हो गया, रॉक साउंड हो गया। पॉप, आप जानते हैं आजकल पॉप सिंगर्स कितने फेमस हैं, ठीक है, दुनिया में चल जाए। ब्लू म्यूजिक है आपका, ब्लू म्यूजिक है। ट्रांस म्यूजिक है आपका, जैज म्यूजिक है, इस पर डांस भी होते हैं, पॉप डांस, हिप हॉप डांस। एक है साइकेडेलिक म्यूजिक, साइकेडेलिक। तो कहने का मतलब है कि जो नए वाले जितने भी हैं उन सबको किस में रखेंगे, मॉडर्न म्यूजिक में। मेमोराइज कीजिए। पुराने वाले कौन कौन से हैं, शास्त्रीय संगीत। और हमारा काम है आर्ट एंड कल्चर में सबसे ज्यादा फोकस करना शास्त्रीय संगीत। तो कितनी शैली, दो शैली, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। बाकी मैंने आपको बताया कि दोनों के कॉम्बिनेशन से होकर के आपका रविंद्र संगीत, गण संगीत, हवेली संगीत और सुगम संगीत निकलते हैं। और उसके बाद में आता है आपका मॉडर्न म्यूजिक। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात। ऊपर दिखाएं। सर मेरा चिराग वैसे बच्चा, रोज एक बात नहीं पूछनी है। स्टैटिक जी के आप मुझसे भी पहले पढ़ चुके हैं, तो ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी कभी, आज तक मैंने ही नहीं पढ़ाई। क्यों क्वेश्चन पूछते हैं? आप क्या सोचते हैं जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं वही पढ़ाऊं क्या हमेशा? तो पहले आप कंप्लीट कर चुके हैं तो ये चीजें ऐड कर लें, कहीं कागज ले लें यार, स्टेपलर करके वहां लगा दो अपने पुराने नोट्स पे। अच्छे स्टूडेंट बने। ऐसे आपको पेन पकड़ना कोई टीचर थोड़ी सिखाएगा, उतनी तो भाई कम से कम आपको बुद्धिमत्ता रखनी है, इतने इंटेलेक्चुअल तो होना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या समझे, लोक संगीत का कोई प्रकार है क्या दोस्त? नहीं जी। शास्त्रीय संगीत को कितनी तरह से बांट सकते हैं दोस्त? दो तरह से बांट सकते। ठीक है, शास्त्रीय और लोक संगीत के कॉम्बिनेशन को चार तरह से। और आधुनिक संगीत के भी बहुत सारे प्रकार है, मैं 6 लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि उसके 6 टाइप होते हैं। यहां पर फोकस करना है सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक पर कि उसके 2 टाइप होते हैं। शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 अलग अलग शैलियों का विकास हुआ है। कितनी कितनी स्टाइल है इसकी? 2 शैली हैं। पहली है हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरी है कर्नाटका म्यूजिक। हिंदुस्तानी संगीत, इसका भारत के उत्तरी भागों में अभ्यास किया जाता है, नॉर्थ। कर्नाटक संगीत है, इसका भारत के दक्षिणी भागों में अभ्यास किया जाता है। हालांकि दोनों प्रकार के संगीत की ऐतिहासिक जड़ें भारत के नाट्य शास्त्र में पाई जाती हैं, परंतु इनमें 14वीं सदी में अलगाव हो गया। यानी 14th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, पहले तो ये इकट्ठे थे और 14th सेंचुरी आते आते क्या हो गया, ये 2 हिस्सों में बट गए, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ पढ़ के अब इसमें अब बोलो इतनी सारी लाइन याद करने की जरूरत? अब बोलेंगे नहीं, संगीत नाट्यशास्त्र हम जान चुके, नॉर्थ का हिंदुस्तानी है, साउथ का कर्नाटका है, भैया जान चुके, जानना है। अब कोई कोई बच्चा होगा इसको सारे को लिख लेगा, ये स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इनको रटोगे तो इन सब की जरूरत तो तुमको जब पढ़े तो आप मान के चलो यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर का आप मेंस लिख रहे होते तो इतने सारे लेखन की जब जरूरत पड़ती। लेकिन मैं आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता कि भैया क्लास में मैं ऐसे ले आऊं भारतीय संगीत 2 और एक आपका उत्तरी एक दक्षिणी, तो फिर तुम कहोगे जी ये क्या है। तो इसीलिए लिखना भी जरूरी है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि समझना क्या है, याद क्या रखना। कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक है संजू। अब आते हैं हिंदुस्तानी संगीत पर, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संगीत संरचना और उसके तात्कालिकता की संभावनाओं पर अधिक केंद्रित होती है। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक या प्राकृतिक स्वरों के सप्तक के पैमाने को अपनाया गया है। ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रससागर, तराना, सरगम और ठुमरी जैसी हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियां हैं, जिसमें से प्रमुख शैलियां इस प्रकार हैं। जैसे सीपीओ जिन साथियों ने अभी 2023 का दिया हो, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में कौन सा प्रचलित है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो हिंदुस्तानी संगीत है, ये नॉर्थ का है, इतना तो सब जान चुके। नॉर्थ में इसकी कितनी स्टाइल होती हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक की? नॉर्थ में, नॉर्थ का जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसकी कितनी स्टाइल होती हैं? तो आप बोलेंगे भैया हिंदुस्तानी म्यूजिक की 10 स्टाइल होती हैं। 10 स्टाइल होती हैं, 10 शैली होती है। क्या बोलेंगे? ध्रुपद। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्रुपद भारतीय संगीत की किस शैली के अंतर्गत आता है?
किस शैली के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे ध्रुपद हुआ, धमार हुआ, होरी हुआ, ख्याल हुआ, टप्पा हुआ, चतुरंग हुआ, रससागर हुआ, तराना हुआ, सरगम हुआ, ठुमरी। इन सबसे क्वेश्चन बनेंगे। ठुमरी क्वीन कौन है? ठीक है, आगे आएंगे। हाँ, नोट्स बाद में बना लेना, अभी समझ लेना, ये सबसे अच्छी बात है। आगे आएंगे। महेश कुमार भाई, चंचल कुमारी जी एकदम ठीक कह रहे हैं। आगे आते ध्रुपद शैली। एक बच्चा कह रहा गुरुजी ये यूपीएससी की क्लास है क्या? अबे तुम तो बुद्धू हो। इतने बुद्धू नहीं होना है। यूपीएससी की क्लास नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करेंगे तब पता चलेगा आपको यूपीएससी की क्लास कैसे होती है। ये कुछ भी नहीं है। एसएससी की जीएस अपने आप में जबरदस्त है, वो यूपीएससी को भी टक्कर दे देती है। और बहुत सारे बच्चे इतने इमेच्योर माइंड के होते हैं, उनको लगता है कि यूपीएससी वाला तो सब कुछ कर देता होगा। यूपीएससी वाले को आप कांस्टेबल के पेपर में बैठा दोगे, पास नहीं हो पाएगा। ये हकीकत है, क्योंकि वो चीजें डिफरेंट है। वहां अलग चीजें पढ़नी, उनको फैक्ट से मतलब नहीं। यूपीएससी वाले बच्चों को फैक्ट्स नहीं पता होते कि भाई अकबर गद्दी पे कब बैठा, कब उतरा। वहां अलग चीजें, मुगलों का भारतीय शासन या भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव महत्वपूर्ण है ना। उतने बुद्धू नहीं होना कि जो यूपीएस इतनी सी थोड़ी सी थ्योरी देखते यूपीएससी क्लास तुमको लगती है ये। मैं ये बता रहा हूँ कि लिखना जरूरी है, लेकिन फोकस किस चीज पे करना है ना। ध्रुपद शैली यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। इसका वर्णन भी नाट्य शास्त्र में किया। वही बार बात आ रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि हिंदुस्तानी संगीत की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? छोटे से वर्ड पे फोकस करना है। सबसे पुरानी शैली कौन सी है? वो ध्रुपद है। और ध्रुपद के गायक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध ध्रुपद गायक है? अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास, मियां तानसेन, बैजू बावरा, नौबत खान और गुण समुद्र। ये सारे लोग वो हैं साथी, जो आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ते हो? दिल्ली सल्तनत। इतिहास में आप पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526, 320 वर्षों का समय। उसके बाद में आप मुगल काल पढ़ते हैं, 316 वर्षों का समय है वो भी आपका। 316, हाँ 316 वर्षों का, बीच में 15 वर्ष नहीं है। और बीच में कौन आ गया था आपका? जो आप इतिहास पढ़ेंगे कि 1526 से लेकर 1857 तक मुगल इस देश में रहे, सिवाय बीच के 15 वर्षों के 1540 से 1555 तक आपका कौन? सूर्यवंश रहा। तो कुल 331 में से जब आप 15 माइनस करते 316 वर्ष। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान ही ध्रुपद कला विकसित हुई, जिसमें से देखिए अमीर खुसरो क्या है दिल्ली सल्तनत के दौरान का। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु हैं। बैजू बावरा आदि लोग, ये सब किसके? तानसेन किसके दरबार में रहते थे बताएं? अकबर के दरबार में। जी गया प्रसाद जी एकदम ठीक लिखा। नौबत खान, गुण समुद्र, ये जहांगीर के टाइम पे था। प्रमुख ध्रुपद घराने, घराने पे इन पे ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। घराने की क्लास हम अलग से करेंगे, वहां इसको समझें। ठीक है सर। अमीर खुसरो हिंदू था क्या? नहीं भाई साहब, अमीर खुसरो तोताए हिंद है। अमीर खुसरो को लाया गया बलबन के भतीजे के द्वारा। और अमीर खुसरो एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। भारत में कव्वाली, पहेली, हिंदी खड़ी बोली, तबला, सितार, इन सब का जनक अमीर खुसरो है। ठीक है। प्रमुख ध्रुपद घराने: डागरी घराना, दरभंगा घराना, लेकारी, बेतिया घराना, तलवंडी घराना, ये सब जुड़े हुए हैं। अब आप सोचेंगे भैया घराना क्या, तो कम से कम घराने की समझ आपकी विकसित कर दूं। जैसे आप सोचिए, जब पहली बार सितार बजाया गया या पहली बार ढोलक बजाई गई, तो किसी एक के द्वारा बजाई गई होगी, किसी ने तो शुरुआत की होगी। तो जिसने शुरुआत की और लोगों को सिखाया उसको प्ले करना या बजाना, तो वही घराना बन गया। जैसे बहुत जगह आप पढ़ेंगे आगरा घराना, मतलब इस चीज की शुरुआत आगरा में हुई।
सपना जी का प्रॉमिस है, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ आपकी पढ़ाई हुई जीएस से एक भी प्रश्न गलत करके नहीं, बस यही प्रॉमिस, यही चाहिए एक छात्र से, एक अध्यापक को। जैसे एक छात्र का एक बड़ा वायरल हुआ था स्टेटमेंट, उसने कहा कि आप मुझे सिलेबस बताइए, एक सही कंटेंट होना चाहिए जिसमें गारंटी हो ये रिलेवेंट है एग्जाम से, एकदम ऐसा नहीं कि कुछ भी हो। तो वो एग्जाम से रिलेवेंसी की जो शर्तें हैं उनका वादा मैं आपसे करता हूँ, आपका वादा चाहिए कि आप एक शानदार स्टूडेंट की तरह दम लगाएं, तभी सबसे आगे पहुंचेंगे। ख्याल शैली, यह फारसी भाषा से लिया गया जिसका अर्थ है विचार या कल्पना, किसी ख्यालों में तुम डूबे हुए हो, यानी कल्पना ही है। और ख्याल शैली के उद्भव का श्रेय जो जाता है वो अमीर खुसरो को जाता है, ये बात याद रखें। यानी कि ख्याल शैली को किसने पैदा किया? अमीर खुसरो ने। 15वीं सदी में हुसैन शाह जो सरकी जौनपुर सुल्तान के शासक थे, इसका सबसे बड़ा संरक्षक बने। ये चीजें नहीं याद करनी है, बस शैली का उद्भव कौन है, इसके जन्मदाता अमीर खुसरो। असाधारण ख्याल रचनाएं भगवान कृष्ण की स्तुति में की जाती हैं। ख्याल संगीत के अंतर्गत प्रमुख घराने हैं कुछ साथी, कौन कौन से घराने हैं उसमें? एक तो आता ग्वालियर घराना, मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन से बोलेंगे एक बार फटाफट से? ख्याल के अंतर्गत ग्वालियर घराना। और ग्वालियर घराने में कौन कौन है? नत्थू खान, नत्थू खान इसके फाउंडर हैं, ग्वालियर घराने के फाउंडर। विष्णु दिगंबर पलुष्कर। अब जैसे हम याद करते हैं ग्वालियर घराने से, तो ग्वाला क्या करता है? ग्वालियर, इसको हम बोलते हैं नत्थू खान को मैं याद कराता था बच्चों को, नत्थन खान याद रखो। ग्वाला थनों से दूध निकालता है, दूध दूहता है ना वो। नत्थन खान का संबंध किस घराने से? ना जाने कितनी बार प्रश्न पूछा, नत्थन खान का संबंध। तो थन क्या बोलोगे भैया? ग्वाला। ग्वाला जो लोग होता है जो गाय को चराते हैं, ग्वाले। किराना घराना, किराना घराना करीम खान, वाहिद खान और पंडित भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी किराना घराने पे। आप किराए पर रहते थे, किराए पर रहते थे करीम के घर में। किराया और करीम वैसे भी एक जैसे वर्ड हैं। अब क्या किया, करीम के घर में आप रहते थे, करीम ने क्या कर दिया, किराए को बहुत बढ़ा दिया, एकदम से बढ़ा दिया उसने। तुमने क्या कहा? एकदम से जोश जोश में तुमने कहा वाह हद है, वाह हद है, तुम ठीक हो भैया, जितना मन करे उतना किराया बढ़ा दो, जितना तुम्हारा मन करे उतना बढ़ा दो। तो क्या बोलेंगे? ये सब लोग किराना घराने से जुड़े हुए। इतनी बार करीम खान जी से, अब जो साथी प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करते होंगे उन्हें पता होगा भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है। जोश में किस बात पे आया वो? क्योंकि किराया बढ़ा दिया करीम ने। तो किराना घराना, अब्दुल करीम खान, वाहिद खान, भीमसेन जोशी, ये सब किराने घराने से। ठीक है भाई साहब। आगरा घराना, आगरा, आगरा घराने का संगीत ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रण है। तो आगरा घराने के कलाकार कौन कौन हैं? हाजी सुजान खान, ये संस्थापक हैं इसके। अब्दुल करीम खान, ये इसके फाउंडर हैं किराना घराना के, इन्होंने इसको शुरुआत किया था। हाजी सुजान खान जो साथी नोट कर चुके हों या बाद में करें तो जरूर लिखना, संस्थापक, ये भी पूछ लिए जाते हैं। फयाज खान और हुस्न खान। ठीक है। आगरा, आग में कोई आदमी पहुंच गया तो उसको मैं बताता था आग में जाके आदमी सूझ जाएगा या नहीं जाएगा। आग में कोई पहुंच गया, झुलस गया तो सूझ गया, ऐसे याद रख लो। ठीक है मुस्कान, कोई अंतर नहीं आता बच्चों, आप किराए के घर में रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज, कहाँ भी रहते हैं। बात यह आपके सपने कैसे हैं और आप उनको पूरा करने के लिए कितना दम लगा सकते हैं, कितनी नींद आप अपनी खो सकते हैं, कितना आलस आप अपना त्याग सकते हैं, उसका अर्थ है। ठीक है। जब हमने पढ़ाना किया तो पढ़ाना शुरू किया तो उस टाइम 12.5 लाख रुपए कर्ज की स्थिति से पढ़ाना शुरू किया, वो घर की आर्थिक हालात थी।
और तब घर की सारी जिम्मेदारियां मतलब होनी थी, बहनों की शादी भी होनी थी और सब कुछ, बाकी सब कुछ तो मतलब और कुछ तो सपना था ही नहीं। घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, कुछ भी होगा, कुछ भी, और कुछ तो सोच ही नहीं सकते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी आज की वर्तमान स्थिति कैसी है, फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप भविष्य में कैसे होंगे। और जब बेहतरीन हो जाता है सब कुछ तो भूल जाते हैं पिछला, वो हमारी सिर्फ मेमोरीज में, यादों में कहीं दबा हुआ रहता है। ठीक है, सब अच्छा होगा, उस चिंता नहीं करनी है। सुजान खान, फयाज खान और हुसन खान, ये किसे? आगरा घराने से। पटियाला घराना, पटियाला घराना, कलाकार हैं फतेह अली खान, संस्थापक हैं इसके, फाउंडर हैं, संस्थापक फतेह अली, फतेह अली खान, अली बख्श जरनेल खान और बड़े गुलाम अली खान। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन घरानों से पूछा जाने वाला प्रश्न है, बड़े गुलाम अली खान का संबंध किस घराने से है? पूछा जाता है कि भैया फतह करने कहीं गए, फतह करने गए, और फतह करने के लिए क्या चाहिए? एक जर्नल चाहिए सेना का, फतह, और बड़े गुलाम भी साथ लेके गए, बड़े गुलाम भी साथ लेके, मतलब बहुत सारे गुलाम, गुलामों की फौज, साथ में उनका कमांडर जनरल। कहाँ जा रहे हैं? फतह करने। और जब फतह हो गई तो फिर सबने पार्टी करी और पटियाला पैक लिए। पहले करते थे सब ऐसे चांदी के बर्तनों में, पटियाला। ठीक है, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता साथी। फतेह अली खान, अली बख्श जरनेल खान, बड़े गुलाम अली खान। लेकिन इतना याद रख लेना, ईमानदार रहना होगा तैयारी के दौरान। दम लगाओ भाई, जितना लगा सकते हो, सब कुछ तुम ही से होके गुजरेगा, हर एक रास्ता। याद करें, इमेजिन करें, मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको। ख्याल शैली मैंने आपको बताया। ग्वालियर घराने में कौन कौन है? नत्थन खान, विष्णु दिगंबर पलुष्कर। ठीक है, और आपका ऐसे याद कर लेना, नत्थन खान मैंने बताया ग्वालियर घराने से, ये नाम ये रह गया एक। विष्णु दिगंबर पलुष्कर। तो जब थन से सब लोग ग्वाला दूध निकालता तो कोशिश क्या करता? प्लस कर, प्लस कर, दूध को बढ़ाने की कोशिश करता है, दूध को प्लस करने की कोशिश करता है। और जब भैंस, आपने देखी है कभी गाय भैंस देखी होंगी सबने, थन भी देखे होंगे, तो थन क्या हो जाते हैं? ऐसे भी याद करो, प्लस कर जाते हैं थन। जब दूध दूहते रहते हैं, दूहते रहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? प्लस कर जाते हैं। करीम खान मैंने बताया किराया, करीम जोशी वाहिद। आगरा घराना हाजी सुजान खान, फयाज और हुसैन खान। फतेह अली खान, जरनल खान, गुलाम अली खान। भिंडी बाजार घराना, इससे एक नाम ऐड करना, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर भी काफी टाइम तक इस घराने से जुड़ी रही थी। छज्जू खान इसके संस्थापक हैं, छज्जू खान। ठीक है, भिंडी की सब्जी बना के छज्जे से पकड़ा देना चुपचाप, बताऊंगा नहीं, आ जाए, बोलेंगे भाई बहुत शानदार, आगे आएंगे। सर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कहाँ से करें? जीएस निधि बुक ले सकते हैं भाई आप। वेरी गुड, प्रीवियस ईयर के लिए सब कुछ उसमें है, बहुत अच्छी बुक है। छज्जू खान, नजीर खान, खादिम हुसैन। ठीक है, तराना शैली, तराना शैली, इसमें तीव्र गति से गाए जाने वाले कई शब्दों का प्रयोग होता है। अमीर खुसरो द्वारा, देखो इस शैली को भी किसने विकसित किया? आप कहेंगे भैया फिर हम यही नाम याद कर लेंगे, अमीर खुसरो ने विकसित किया। विश्व के एक प्रसिद्ध तराना गायक मेवाती घराने के पंडित रतन मोहन शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। रतन मोहन शर्मा का संबंध संगीत की किस शैली से है? तराना शैली से। उपाधि इनको बोलते हैं इसीलिए तराना के बादशाह, किसको? पंडित रतन मोहन शर्मा को। कल की साथी क्लास हमारी जो चलेंगी वो यहाँ से चलेंगी। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठुमरी क्वीन कौन है? ठुमरी के बारे में क्या याद करना है?
और ये साथ ही इतनी विशेष कक्षाएं हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। शायद इन कक्षाओं को कोई यूपीएससी मटेरियल में बड़े महंगे कोर्सेज में आप लोगों को पढ़ाएगा, ठीक है। बाकी वनडे एग्जाम में तो ये सब गायब मिलेगा, क्योंकि इस सब को लिखने के लिए, इस सब के चयन के लिए एक लंबा समय लगता है, एक लंबी मेहनत लगती है। और विशेषकर इसको वही तैयार कर सकता है जिसको ये पता हो विद ईयर की कौन सा क्वेश्चन एसएससी ने कब पूछा। और ये सब मां सरस्वती का आशीर्वाद है आपके भाई पे कि ये तो मैं जानता हूं कि किन परीक्षाओं क्या पूछा गया और पूछा क्या जा सकता। तो मिलते हैं कल, साथी ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।